मान लीजिए आपकी काबिलियत के पैमाने पर दूसरे नाकाबिल कैसे हो जाते हैं जी, आपकी काबिलियत के पैमाने पर दूसरे नाकाबिल कैसे हो जाते हैं? हमने तो किसी को नाकाबिल कहा ही नहीं। और नहीं, एक तो निरपेक्ष भाव से तो यही बात जा रही है ना कि आप काबिल लोगों को लाएंगे, यानी जी। अभी तक सत्ता में जो लोग हैं या आते रहे वो नाकाबिल हैं। नहीं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। और अगर आपकी काबिलियत का पैमाना क्या है, निर्धारण आपने किस ठीक बात, ये अच्छा सवाल है। और दूसरी उसके साथ दूसरी बात ये कि अगर सत्ता में आने के बाद काबिल लोग नाकाबिल हो जाते हैं तो आपके जनसुराज की क्या गारंटी है? और अगर गारंटी नहीं है तो बिहार की जनता एक क्षण के लिए और क्यों ठीक मजबूर? 3 सवाल आपके जवाब दे रहा हूँ। पहला इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि काबिल आदमी को लाएंगे मतलब दूसरा नाकाबिल है। ये बात नहीं है। लकीर बड़ी करने के लिए उस दूसरे को काटना जरूरी नहीं, उससे लंबी लकीर खींची जा सकती है। तो जिसको जन स्वराज का नेतृत्व दे रहे हैं, इसका पहला पैमाना ये है कि उस आदमी को आप जो जन स्वराज का अध्यक्ष बनेगा, यहाँ पर 3 बड़े पार्टियों के 4 बड़े पार्टियों के अध्यक्ष पहले से हैं। भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, जदयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद जी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। जन स्वराज का जो अध्यक्ष बनेगा उसको खड़ा कर दीजिए और 5 के सामने उसकी काबिलियत, उसका डिग्री, समाज में नजरिया और किसी भी विषय पर आप उससे बहस करा लीजिए, खुद तय कर लीजिए कि उसमें काबिल कौन है। काबिलियत का पैमाना समाज है। दूसरी बात आपने कही कि ये इसकी क्या गारंटी है कि जन स्वराज का आदमी, अगर काबिल आदमी भी गलत बन जाए। इसीलिए देश में पहली बार, ये घोषणा हमको 2 को करनी है लेकिन आपने सवाल उठाया है, देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने संविधान में ये लिखा है, राइट टू रिकॉल, कि अगर जो व्यक्ति जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेगा उसको ये एफिडेविट साइन करके देना पड़ेगा लीगली कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य उस विधानसभा क्षेत्र के 1 तिहाई जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों ने अगर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया और फिर वहां वोटिंग हुई और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में आपने अगर अपना विश्वास खो दिया तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ये एफिडेविट देने के बाद ही आप जन स्वराज से लड़ पाएंगे। इस बात को हम लोग जन स्वराज अपने संविधान में लिख रहा है। तीसरा और अंतिम सवाल कि जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें? ठीक बात है, ये अच्छा सवाल है। जन स्वराज पर भरोसा इसलिए करें कि पहले से जो लोग यहाँ पर हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। आपने उसको जांच लिया, परख लिया, जानते हैं कि ये दवा काम नहीं करती। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, भगवान न करे, और उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि सुधर ही नहीं रही है। डॉक्टर ने दवा दिया, हर तरह का दवा दे दिया, वो सुधर नहीं रहा है। आपने कहा डॉक्टर साहब इससे क्या होगा, अब तो नहीं सुधर रहा है। डॉक्टर ने कहा भाई एक नई दवा आई है, उसका पूरा प्रमाण तो नहीं है लेकिन 20% 40% संभावना है ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ खतरा भी हो सकता है। आपका अगर आदेश हो, अगर आप सहमत हो तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। आप क्या कहिएगा? अपने परिजन को बचाने के लिए आप क्या कहिएगा कि जो 3 दवा जिसको आपने ट्राई कर लिया, जिसका फायदा नहीं हुआ, उसी पर रखिएगा, या कहिएगा कि ना भाई इतना डॉक्टर साहब 20% संभावना है लेकिन नया दवा आया है, इसको ट्राई कीजिए, शायद हमारी किस्मत, दुआ, भगवान का आशीर्वाद, शायद लग जाए। तो जन स्वराज जो 3 जिन दलों से हम लड़ रहे हैं वो एक्सपायर मेडिसिन है। जनता ने उसको 30 वर्ष देख लिया, परख लिया, जान लिया, ये नहीं सुधार सकता। जन स्वराज नया प्रयास है, इससे सुधार हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो ऊपर वाले की दुआ रही तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता वो रिस्क लेगी। और एक अंतिम बात, हमारा अपना मानना है कि सबके जीवन में कभी न कभी सवेरा आना है। बिहार के 13 करोड़ जनता के भविष्य में भी कभी न कभी तो सुधार भगवान ने, ऊपर वाले ने लिखा होगा। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम तो पहले भी ये हमको समझ थी, हमने पहले प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास हम तब शुरू किए हैं जब ऊपर वाले की मर्जी हुई है। हम 1% है, ऊपर वाला 99% है। मेरा ये विश्वास है
कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन भी कभी सुधरना भगवान ने तय किया होगा, और शायद जन स्वराज वो निमित्त है, वो रास्ता है जिसके जरिए वो सुधार हो पाएगा।